हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे सीएफ फाइनल ऑडिट के रिवीजन में, जिसमें आज हम चैप्टर 9 रिवाइज करेंगे, विच इज SRS स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज 4400 जो बात करता है अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स की, और 4410 जो बात करता है कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। इन दोनों में आप किसी प्रकार का कोई ओपिनियन नहीं दे रहे, और इसलिए इन दोनों स्टैंडर्ड में इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये सारे स्पेशल स्टैंडर्ड्स में कुछ चीज़ों के बेसिस पे कंपैरिजन अगर मिल जाए तो कंफ्यूजन बहुत सारा खत्म हो जाएगा। तो वंस वी रिवाइज चैप्टर 8 ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हैं यूट्यूब पे। अपन चैप्टर नंबर 9, 10, 11 जिसमें 800, 4000, 2000 और 3000 सीरीज रिवाइज हो जाएगी। उसके बाद अपन ये समरी देखेंगे जिससे अपन सब कंपेयर करके क्विक रिकैप इन सारे स्टैंडर्ड्स का कर लेंगे जो नए स्टैंडर्ड्स आए। लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद रिवीजन ऑफ 4400। इस वीडियो में हम दोनों स्टैंडर्ड्स रिवाइज करेंगे, 4400, 4410। एंगेजमेंट्स टू परफॉर्म अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आपको कभी अपॉइंट किया है कि यार बैंक रिकंसाइल कर दो, हमारी कंपनी के 20 बैंक अकाउंट है, कहीं की एंट्री कहीं हो गई। हमने बोला ठीक है रिकंसिलिएशन करना है, तो आप बताओ क्या करना है। ए, क्या हमें 20 के 20 खाते रिकंसाइल करके देना है आपको पासबुक से, बैंक स्टेटमेंट से, या रिकंसाइल करने के साथ साथ जो जो करेक्टिंग एंट्रीज कराने की जरूरत है वो करेक्टिंग एंट्रीज करा के एडजस्टेड कैश बुक भी बनाना है, या बैंक के साथ टेकअप भी करना है इनकेस अगर कोई रिकंसिलिएशन डिफरेंसेस उनकी तरफ से। तो जैसा हमें क्लाइंट बोलेगा हम वैसा कर देंगे। तो ये अग्रीड अपॉन प्रोसीजर के एग्जाम्पल हो सकते हैं बैंक रिकंसिलिएशन बनाना, स्टॉक काउंट करके बुक से कंपेयर करके रिकंसाइल करके एडजस्टमेंट्स करवाना, डेटर्स के रिकंसिलिएशंस बनवाना, या ऐसे कोई भी प्रोसीजर जो हमसे मैनेजमेंट चाहता है लगवाए। प्रोसीजर हमारे ऑडिट जैसे ही होंगे, इसलिए 4400 में चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिटर के नाम से ही रेफर किया, जबकि 4410 में प्रैक्टिशनर शब्द यूज किया। प्रोसीजर ऑडिट जैसे होंगे लेकिन कोई ओपिनियन नहीं दिया जाएगा, ये बेसिक प्रिंसिपल ध्यान रखिएगा आप। तो व्हाट इज दिस पर्टिकुलर एंगेजमेंट? इट इज एन एंगेजमेंट इन विच ऑडिटर इश्यूज अ रिपोर्ट ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग्स। तो शब्द क्या यूज किया गया है? ऑडिटर, यानी हमें बोला जाएगा ऑडिटर, लेकिन हम यहाँ पे फैक्ट्स देंगे, कोई ओपिनियन नहीं देंगे। 4000 सीरीज बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड प्रोसीजर्स परफॉर्म। प्रोसीजर क्या होंगे? सिर्फ रिकंसाइल करना है या एडजस्ट भी करना है, ये सब प्री डिफाइंड होगा। ऑन स्पेसिफाइड सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट ऑफ अकाउंट और आइटम ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो नॉर्मली ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कोई पर्टिकुलर अकाउंट, बैलेंस या कोई आइटम होगी। इन दिस पर्टिकुलर केस इस प्रोसीजर को इस ऐसे या ड्रोन चार्ट में हम लोग AUP रेफर करेंगे, विच इज अग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंगेजमेंट्स, जिसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पे। सपोज आपको अकाउंट्स पेबल के अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स के लिए एंगेज किया है, आपका काम क्या होगा? तो ये मैनेजमेंट ने हो सकता है डिफाइन किया होगा कि भाई आप मेजर सप्लायर्स जितने भी हमारे, उनका ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंस आ रहा है और हमारी बुक्स में जो बैलेंस आ रहा है उसे कंपेयर करें। तो टेक द नेम एंड अमाउंट आउटस्टैंडिंग एंड कंपेयर इट विद द नेम्स एंड द अमाउंट आउटस्टैंडिंग इन द ट्रायल बैलेंस। फिर आप कंफर्म करो आउटस्टैंडिंग बैलेंस विद सप्लायर स्टेटमेंट, यानी उनसे कंफर्मेशन मंगाएं। कंपेयर करो उनके स्टेटमेंट को और हमारी बुक्स में जो बैलेंसेस आ रहे हैं, और अगर इनके बीच में कोई वेरिएशंस है बिटवीन आर जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस एंड द स्टेटमेंट रिसीव्ड, तो हमें बस वो बताना है मैनेजमेंट को कि भाई इतने इतने डिफरेंस आ रहे हैं, खत्म। कोई ओपिनियन नहीं देना, कुछ नहीं। तो ये अग्रीड अपॉन प्रोसीजर हो गया। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट। कौन दे सकता है ये सिवाय? कोई भी दे दे। जरूरी है कि ऑडिटर से ही लेंगे? ऑफ कोर्स नॉट, एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, नॉन सीए भी दे सकता है। पर फिर हम अगर सीए की बात कर रहे हैं, यानी सीए देगा तो ये स्टैंडर्ड के अनुसार देगा। तो ICAI क्या बोलता है कि नॉन ऑडिट सर्विसेज भी देते हो आप, तो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए आपकी सर्विस परफॉर्म करने का, एक तरीका होना चाहिए। दैट इज वाई वी आर गिविंग यू दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड SRS। ये मैंडेटरी है, फॉलो करना। ऑब्जेक्टिव क्या है स्टैंडर्ड का? टू कैरी आउट ऑडिट लाइक प्रोसीजर्स, ऑडिट नेचर प्रोसीजर्स, बट विदाउट गिविंग एनी assurance. Which procedure to perform? The ones which are agreed between the auditor and the entity, and if required with the third party, जैसे इस केस में trade payables, and report on factual finding. इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे हमारी जो रिपोर्ट होगी वो रिस्ट्रिक्टेड होगी,
किसके बीच में? ओनली टू पार्टीज विच हैव बीन अग्रीड अपॉन। दैट मीन्स यहाँ पे हम अग्रीड अपॉन प्रोसीजर में ना तो कोई ओपिनियन देंगे ना ही कोई एश्योरेंस देंगे। यहाँ पे यूजर अपने कंक्लूजन को ड्रॉ करेगा, हमें जो बोला है हम बस उसकी फैक्चुअल फाइंडिंग्स प्रोवाइड कर देंगे। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड अग्रीड अपॉन प्रोसीजर। चलिए, जनरल प्रिंसिपल ऑफ एन अग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंगेजमेंट। क्या कोड ऑफ एथिक्स का कंप्लायंस करना है? यस। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, बिहेवियर, ये सब कॉन्फिडेंशियलिटी फॉलो करना है, लेकिन इंडिपेंडेंस फॉलो करना मैंडेटरी नहीं है क्योंकि ओपिनियन नहीं। यानी कोड ऑफ एथिक्स में आपके सीए एक्ट का शेड्यूल 2 का पार्ट 1 का क्लॉज 4 एप्लीकेबल नहीं है। आप कंपनी के डायरेक्टर और अग्रीड अपॉन प्रोसीजर आपको करने के लिए अपॉइंट किया गया, आप कर सकते हो। So if you are a CA in practice and non-executive director in a company and that company has appointed you to do a bank reconciliation work, director और BRS बना रहा है, अरे जो भी है, then in that case you can accept it, no problem. पर अगर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोल दे कि भैया आपका इंडिपेंडेंट होना जरूरी है और ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं है, तो फिर उस केस में आप डिस्क्लोजर दे दीजिए अपनी रिपोर्ट में, क्योंकि स्टैंडर्ड की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर वो कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट होगी। कोई भी असाइनमेंट अग्रीड अपॉन प्रोसीजर का लेने से पहले इंपॉर्टेंट है कि आप टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट डिफाइन कर लो, क्योंकि आपको जो करना है वो प्योरली टर्म्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो वी हैव टू एंश्योर विद द एंटिटीज रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर स्पेसिफाइड पार्टीज अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग अपॉन द अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स एंड द कंडीशंस। नॉर्मली किस तरह के मैटर्स हैं जो हमें इंक्लूड करना पड़ेंगे? क्या है ये नेचर ऑफ एंगेजमेंट? बेसिकली इट विल बी अ फैक्ट फाइंडिंग एंगेजमेंट। तो हमें नेचर ऑफ एंगेजमेंट में साफ बता देना है कि बॉस एक चीज समझ जाओ, ना तो ये ऑडिट है ना रिव्यू है, इसलिए भूल के भी ये मत एक्सपेक्ट करना कि किसी प्रकार का कोई एश्योरेंस आएगा। ये टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में डिफाइंड होगा। पर्पस डिफाइन होना चाहिए कि किस उद्देश्य से करा रहे हैं, सो दैट वी हैव अ क्लैरिटी कि जो पर्पस है उसके हिसाब से जो प्रोसीजर हम परफॉर्म कर रहे हैं वो मैच करेगा। यानी अगर वो कहते हैं कि भाई हमारा पर्पस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है इसलिए है ताकि हम हमारे इंटरनल रिकॉर्ड्स मैच कर सके, कूल। वो बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इसलिए बनाना है ताकि उसके बेसिस पे हम क्या कर सकें, बैंक पे क्लेम लगा सके कि उन्होंने अगर कुछ गलत कर रखा है तो फिर उस केस में हमें समझना पड़ेगा कि क्या ये एंगेजमेंट उसके लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं है। उसमें प्री डिफाइंड होना चाहिए कौन सी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कवर करनी है। इसका मतलब ए, कितने बैंक स्टेटमेंट है डिफाइंड हो अगर वीआरएस का काम है, कितने पीरियड के लिए रिकंसिलिएशन करना है, इस साल का, इस महीने का, कई सालों का, पुराने डिफरेंसेस का क्या, ये सब डिफाइंड होना चाहिए। नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर भी डिफाइंड हो, सिर्फ कंपेयर करना है या बुक्स एडजस्ट भी करनी है, क्या हमें बैंक स्टेटमेंट मंगवाना है या वो मंगा के देगा क्लाइंट, एवरीथिंग शुड बी डिफाइंड। एंड वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू हैव अ लिमिटेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज द रिपोर्ट कैन नॉट बी मेंट फॉर एवरी यूजर। अगर ये लिमिटेशन कॉन्फ्लिक्ट करती है कोई लीगल रिक्वायरमेंट को तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसे नहीं, एंगेजमेंट में आपको जो काम कर रहे हो आपको स्पेसिफिकली किसी को देना है और वो नहीं देने के लिए मैनेजमेंट बोल रहा है तो नहीं करना है एक्सेप्ट। सेंड एन एंगेजमेंट लेटर डॉक्यूमेंटिंग की टर्म्स, जिसमें आप लिख दीजिए क्या क्या प्रोसीजर आप परफॉर्म करोगे, रिपोर्ट किसके लिए है, and it is restricted to be used for the parties to whom it is to be performed। यानी मुद्दे की बात है यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको क्या समझनी है, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर जैसा हम अग्री करेंगे वैसा देंगे, रिपोर्ट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड होगा, लिमिटेड प्रोसीजर्स हमारे अप्रोप्रिएट टू पर्पस होना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज करने को कही है जो लीगली रिस्ट्रिक्टेड है तो हम उस तरह का काम नहीं करेंगे। चलिए, अब प्रोसीजर्स क्या लगाना है, तो हमें लगाना तो ऑडिट लाइक प्रोसीजर्स पढ़ेंगे फॉर दोज पर्टिकुलर थिंग्स व्हिच वी हैव अग्रीड। वी हैव टू कैरी आउट द प्रोसीजर्स अग्रीड अपॉन। ऑडिट लाइक प्रोसीजर यानी इंक्वायरी, एनालिसिस, रिकम्प्यूटेशन, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, कंफर्मेशन, जो भी जरूरी है वो प्रोसीजर करने के लिए वो सब करना पड़ेगा और उस एविडेंस के बेसिस पे अपन अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे। तो ये हो गया प्रोसीजर और एविडेंस, और उसके बाद आ गया रिपोर्टिंग। तो इस पूरे स्टैंडर्ड में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स क्या होते हैं, दूसरा टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या डिफाइन करना है, और तीसरा रिपोर्टिंग इसमें क्या होगी। रिपोर्टिंग क्या करना है, तो इट इज़ अ रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग्स। तो टाइटल में आप नॉर्मली क्या दोगे, जो प्रोसीजर आपने परफॉर्म किया आप दोगे फैक्चुअल फाइंडिंग्स और रिपोर्ट ऑन ट्रेड पेबल्स रिकंसिलिएशन, समथिंग लाइक दैट। एड्रेस या अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो सकता है। आपको आइडेंटिफाई करना है क्या फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जिसे किसके ऊपर आपने प्रोसीजर लगाए। एक स्टेटमेंट दैट प्रोसीजर परफॉर्म्ड वर दस व्हिच वर अग्रीड अपॉन, इस स्टैंडर्ड का रेफरेंस देना है। एक जनरल चीज ध्यान रखना दोस्तों, ये जितने स्पेशल स्टैंडर्ड्स हैं 800 से लेके आखिरी 4410, हर स्टैंडर्ड में आप क्या करते हो, जिस स्टैंडर्ड के अंदर आपने काम किया आप उसका रेफरेंस देते हो, दैट दिस प्रोसीजर हैज बीन परफॉर्म्ड एज पर SRS 4400। पर्पस क्या था आपको बताना पड़ेगा, क्या प्रोसीजर्स आपने परफॉर्म किए उसकी लिस्ट दे दीजिए
और उसके अगेंस्ट में क्या फैक्चुअल फाइंडिंग्स आई है ये दे दो। थोड़ा समझाने के लिए रियल लाइफ में क्या करते हैं, तो सपोज मुझे कहा गया है कि आपको स्टॉक काउंट करना है हमारे 3 गोडाउन्स पे, वेरीफाई करना है बुक रिकॉर्ड से, डिफरेंसेस आपको रिपोर्ट करने हैं और कहीं भी डिफरेंस अगर 10% से ज़्यादा है तो उसे हाईलाइट करना है, बस। तो मुझे यहाँ पे फैक्चुअल फाइंडिंग्स में क्या देना पड़ेगा, तो मेरी रिपोर्ट में क्या दूंगा, मैं बोलूँगा कि अग्रीड अपॉन प्रोसीजर में 1 2 3 4 ये प्रोसीजर्स थे, और फिर मैं दूंगा कि मेरी फाइंडिंग्स बेस्ड ऑन द प्रोसीजर्स अप्लाइड विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट नंबर 1, फिर मैं दे दूंगा पॉइंट नंबर 1 में आई हैव डन अ स्टॉक काउंट गिवन इन नेक्स्ट ईयर, पॉइंट नंबर 2 डिफरेंसेस आर गिवन इन नेक्स्ट ईयर 2, पॉइंट नंबर 3 डिफरेंसेस मोर देन 10% गिवन इन नेक्स्ट ईयर। इस तरह से जो जो प्रोसीजर है उसके अगेंस्ट जो जो आपकी आउटकम्स है फाइंडिंग, उसकी रिपोर्ट आती है। साफ लिख दीजिएगा दोस्तों कि ना तो ये ऑडिट है ना ही ये रिव्यू, तो किसी प्रकार का कोई एश्योरेंस यहाँ पे नहीं है। ये भी लिख देना कि अगर मैं एडिशनल प्रोसीजर्स ऑडिटर के लगाता तो हो सकता है मेरे सामने किसी प्रकार की कोई चीज ऐसी रिपोर्ट होती जो मिसस्टेटमेंट दिखाती, तो अदर मैटर्स माइट हैव कम टू लाइट व्हिच वुड हैव बीन रिपोर्टेड, बट मैंने ऐसे कोई प्रोसीजर्स नहीं लगाए। स्टेटमेंट की ये रिपोर्ट रिस्ट्रिक्टेड है टू द पार्टीज टू हुम वी हैव अग्रीड अपॉन, फॉर हुम वी हैव डन दीज पर्टिकुलर प्रोसीजर्स फॉर, और स्टेटमेंट जहां पे एप्लीकेबल हो कि रिपोर्ट्स ओनली रिलेट्स टू अ पर्टिकुलर आइटम अकाउंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइड एंड डज नॉट एक्सटेंड्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। यानी कि हमने सब कुछ चेक नहीं किया है, सिर्फ पर्टिकुलर उसके ऊपर बात की है, जो भी लिमिटेशंस है, डेट ऑफ रिपोर्ट, प्लेस और ऑडिटर सिग्नेचर। ध्यान रखना आपको रेफर कैसे किया गया है, एज एन ऑडिटर। तो 4400 ऑडिटर एंगेज हो रहा है, ये नोट्स में आपको नीचे दिया है क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग है। अब अपन देखो 4410 कंपाइलेशन अरेंजमेंट में आएंगे, यहाँ पे आपको प्रैक्टिशनर रेफर किया गया है। तो एग्जाम में 4410 के क्वेश्चन में आपको हर जगह अपने आप को सीए को क्या रेफर करना पड़ेगा, प्रैक्टिशनर। चलिए, तो ये हमारा पहला पार्ट कवर हो जाता है। बढ़िया छोटा सा स्टैंडर्ड था, मस्त, कोई टेंशन नहीं, क्या हो गया, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर। नाउ लेट अस कम टू एसआरएस 4410 कंपाइलेशन एंगेजमेंट्स। इसमें क्या है, ये भी एक स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस है, यानी नॉन एश्योरेंस सर्विस है। अब अंदर घुसे उससे पहले थोड़ा सा बाहर से देख लेते। लेट्स टेक अ ड्रोन व्यू, अ हेलीकॉप्टर व्यू, अ सैटेलाइट व्यू ऑफ दिस स्टैंडर्ड। आपको बोला है कि भाई कोई ऑडिट वॉडिट कुछ नहीं करना है, आप बस कंपाइल करके दे दो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने बोला अरे तुमको कंपाइल करना नहीं आता फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ऑडिट कैसे कराओगे? उसने बोला भाई पैसे चाहिए तो कंपाइल करो, हमारा ऑडिटर अलग है, उससे हम ऑडिट कराएंगे, वो अलग कहानी है। अभी क्या है, प्रॉब्लम ये है कि वी हैव टू कंपाइल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इमीडिएटली एंड वी हैव टू सबमिट बिकॉज वी आर वांटिंग टू टेक अप अ लोन। तो बैंक ने बोला है कि भाई आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आएंगे तब आएंगे, चलेगा, पर अभी आप एक काम करो, 31 दिसंबर पे आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दो। तो हमें बुलाया गया है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, ना कि उसके ऊपर ऑडिट या रिव्यू करने के लिए। अच्छा, तो मैं कोई ओपिनियन नहीं दूंगा? नहीं भाई, ना तो तू ऑडिटर है, ना तेरे को कोई ऐसे प्रोसीजर लगाना है चेक करने के लिए। तुझे सिर्फ जो फ्रेमवर्क में फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी बना रही है वो फ्रेमवर्क की एक्सेप्टेबिलिटी चेक करके उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रेम करके देना है। तो अगला क्वेश्चन क्या, ऑडिटर, ओ सॉरी प्रैक्टिशनर क्या यहाँ पे रिपोर्ट देगा? हाँ। ये सारे के सारे स्टैंडर्ड जो अपन पढ़ रहे हैं सब में आखिरी में एक रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट इसलिए आती है क्योंकि जब आप बैंक को 31 दिसंबर पे आपका बैलेंस शीट बना के P&L बना के दे रहे हो, लेट्स से फॉर द पीरियड ऑफ 9 मंथ्स P&L बना रहे हो, बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर दे रहे हो, तो बैंक आपसे सवाल पूछेगा कि भैया किसने बनाई? हमने बोला अरे हमने सीए साहब से बनवाई। तो वो बोलेगा कैसे पता हमको सीए साहब से बनवाई? तो सीए सिर्फ साइन कर दे तो चलेगा क्या? नहीं, तो उसको एक रिपोर्ट लगाना पड़ेगी। तो एक प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट आएगी इस कंपाइलेशन के ऊपर, जिसमें कि हमें क्या रिपोर्ट करना होगा वो 4410 हमें बताएगा। So with this context, let's understand what is the scope of the standard. The standard primarily deals with practitioners' responsibility to help assist management in preparing and presenting historical financial information. हम बना के दे रहे हैं आपको बस, और कुछ नहीं, without obtaining any assurance on that information, no opinion, and to report on engagement as per this SRS. तो रिपोर्ट चाहिए, क्यों? मैंने बताया। एप्लीकेबिलिटी क्या है स्टैंडर्ड की? कंपाइलेशन एंगेजमेंट्स में हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो हिस्टोरिकल है उसे कंपाइल करके दे रहे हैं। कई बार आपने सुना होगा कि बैंक आपको बोलेगी कि यार अभी देखो जनवरी का महीना हुआ है, आप एक काम करो ना, प्रोविजनल बैलेंस शीट बना दो अपकमिंग मार्च तक की। तो उसके लिए एक सीए को बुलाया कि यार जनवरी तक का डेटा देके प्रोविजनल बना दो। तो ये प्रोविजनल थोड़ी ना हुई है, तो फिर प्रोस्पेक्टिव हो गई, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन।
अब अगर आपसे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनवाने की बात की जा रही है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या 4410 लग सकता है? 1-2 31 मार्च निकल गया, अभी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे कंप्लीट बने नहीं है, पर बैंक ने बोला यार आप फटाक से प्रोविजनल दो और उसके बेसिस पे लोन ले लो। तो ये तो हिस्टोरिकल है पर अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, प्रोविजनल बनाना है, क्या उस पर ये स्टैंडर्ड लगेगा? तो इसके लिए ये कहा गया है कि कोई भी नॉन हिस्टोरिकल डेटा, तो प्रोविजनल बना रहे हो इसका मतलब चीजें फाइनलाइज हुई नहीं है, यानी कि अभी आप क्या कर रहे हो, टेंटेटिव बना के दे रहे हो, या कोई नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, यानी कि आप लेट्स से इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स इन यूनिट्स देना चाह रहे हो, ऐसी कोई भी कंपाइलेशन अगर एक सीए से करवाई जा रही है तो उसके ऊपर 4410 सब्जेक्ट टू नेसेसरी अडेप्टेशन लग सकता है। यानी 4410 डिजाइन किया गया है फॉर प्रिपेयरिंग हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और कंपाइलिंग हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अदर्स यू कैन अप्लाई विद नेसेसरी अडेप्टेशन। SQC 1 लगते हैं क्या? वो सारे स्टैंडर्ड्स के ऊपर लगते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट भी यहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स। What is a compilation engagement or what are the objectives of such engagement? Applying accounting and financial reporting expertise to assist management in preparation and presentation of financial information as per applicable framework and also to report. ये वही बात हो गई जो अभी अपन ने डिस्कस की। तो मैनेजमेंट किसे रिक्वेस्ट कर सकता है? प्रोफेशनल अकाउंटेंट एंड पब्लिक प्रैक्टिस को इस तरह के असिस्टेंस के लिए, यानी एक सीए को। पर्पस क्या होगा? आप क्यों फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनवाने के लिए एक सीए को एंगेज कर रहे हो सकता है आपको कोई पीरियोडिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट लॉ और रेगुलेशन की फुलफिल करना है कि क्वार्टरली हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हमें नहीं आते तो बनवा बुला लिया। लेट्स से हमारे को इंडेस अभी नहीं आता अच्छे से समझ में, तो एक कम किसी को बुला के हम उससे कंपाइल कर लेते कि यार इस पर इंडेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन कैसे होगा। अकाउंटिंग पूरी हो रही है पर प्रेजेंटेशन के लिए बुला लिया, तो ये पर्पस हो सकता है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि कोई एडिशनल पर्पस, यानी आपकी जो मैंडेटरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है कि अगर आप कंपनी हो तो आपको सालाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करना, उसके अलावा भी मैनेजमेंट TCWG अपने यूज़ के लिए पीरियोडिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, लेट्स से कोई फंड प्रोवाइडर जो मैं एग्जांपल ले रहा था, कोई ट्रांजैक्शन मर्जर एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर हो रहा है तो उतने समय तक के लिए, ऐसे कई कई कारणों से बनवाए जा सकते हैं। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि किन केसेस में कंपाइलेशन कराया जा सकता है। ये अश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, इसमें कोई ओपिनियन नहीं दिया जाएगा और इसमें प्रैक्टिशनर को जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसकी एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस पे कोई कमेंट नहीं करना है। वी हैव टू गैदर एविडेंस टू express an audit opinion or review conclusion? No way. We have to check the accuracy? No way. We just have to compile. तो स्कोप क्या हमारे कंपाइलेशन का? वी आर जस्ट मैनेजमेंट को असिस्ट कर रहे हैं टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन एज पर अ फ्रेमवर्क। जिम्मेदारी किसकी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की? भैया वो मैनेजमेंट की। तो डिफरेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कैन बी यूज टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। जैसे हो सकता है कि आपकी होल्डिंग कंपनी कोई फॉरेन एंटिटी में है तो उसके हिसाब से प्रिपेयर करना है, इंडिया के हिसाब से अलग प्रिपेयर, तो अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, ये इसका स्कोप है। एथिकल रिक्वायरमेंट आपको वंस अगेन सारी फॉलो करना है, एक्सेप्ट इंडिपेंडेंस जो है अपने आप में वो मैंडेटरी नहीं है। कभी लॉ और रेगुलेशन ने बोला है कि इंडिपेंडेंस होना चाहिए कंपाइल जो कर रहा है उसकी भी, तो आप इस केस में ध्यान रखें उसका, और अगर इंडिपेंडेंस फॉलो नहीं हो रही है तो डिस्क्लोजर दे दे, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं, सॉरी SRS में कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे भी एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस करेंगे तो क्या करेंगे, हम टर्म्स डिफाइन कर लेंगे, जिसमें क्या करना पड़ेगा, हम साफ साफ पूछ लेंगे कि भाई आप किस फ्रेमवर्क में बनवाना चाह रहे हो, क्या पर्पस के लिए। तो वी विल नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट अनलेस ही हैज अग्रीड टू द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट विद द मैनेजमेंट एंड द एंगेजमेंट पार्टी इन केस इफ इट इज डिफरेंट, लेट्स से अ बैंक और समबडी, जिसमें हमें इसका यूज, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी रिस्ट्रिक्शंस डिफाइन करना पड़ेंगे कि ये किसके लिए बनाई जा रही है, किसके लिए काम में आएगी, वो प्री डिफाइंड होना चाहिए। किस फ्रेमवर्क के अनुसार बनाना है, ये इंडेस क्या यूज कर रहे हो आप, ऑब्जेक्टिव और स्कोप हमारा कंपाइलेशन का क्या है कि हमें बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो क्या क्या बनाना है, आप एग्जाम्पल साइड में नोट कर सकते हो। हमारी जिम्मेदारियां क्या है कि आप हमें डेटा दोगे, एज इन ट्रायल बैलेंस दोगे या बैलेंस शीट P&L दोगे, उसे हमें कंफर्म करना है। और मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां क्या क्या। ध्यान रखना दोस्तों, जैसे ऑडिट प्रेमाइस में बात करते हैं वैसे ही यहाँ पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज पर फ्रेमवर्क बनाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। उसके लिए वो डिज़ाइन इंप्लीमेंट मेंटेन करता है इंटरनल कंट्रोल को, उसकी जिम्मेदारी है कि वो हमें सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट और एक्यूरेट रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, एक्सप्लेनेशन जो भी कंपाइलेशन के लिए ज़रूरी है वो देगा। जो जो जजमेंट्स लगते हैं प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के, वो सारे जजमेंट भी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है।
और इन सब के अलावा एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट। ये अपने आप में आपके लिए इन सारे स्टैंडर्ड में एक्सेप्टेंस टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंस हो सकता है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए आप कैसे ध्यान रखोगे, टोटल कितने पॉइंट हैं, 6। अगर आपको ऐसे 210 में एंगेजमेंट लेटर याद हो तो उसमें 5 पॉइंट होते हैं। एंगेजमेंट लेटर में आपको मैंडेटरली 5 चीज़ें शामिल करना पड़ती थी, नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्क। तो आपका नेचर ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्क क्या है, ये पहला ऑब्जेक्टिव स्कोप ऑफ द वर्क। ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, प्रैक्टिशनर की क्या जिम्मेदारी है। मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है, उसमें ये सब डिफाइन करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और रिपोर्ट्स किस तरह की एक्सपेक्टेड है, तो फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट। तो ये वही 5 है जो 210 में थे, बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि आपको इसका यूज पर्पस रिस्ट्रिक्टेड है, तो वो भी डिफाइन करना पड़ेगा फ्रेमवर्क। ये एंगेजमेंट टर्म्स आप राइटिंग में ले लो, अगर रेकरिंग है तो क्या हर बार लेना है, तो अगर आपको लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या काफ़ी डिफरेंस चेंजेस आ चुके हैं, रिवीजन हो गए टर्म्स में, तो नया लेटर ले ले, ऐसे 210। चलो अब आते हैं अपन किस पे, एंगेजमेंट टर्म्स परफॉर्म करने पे। क्या करेगा एक कंपाइलेशन करने वाला बंदा, एक सवाल, मुझे कंपाइलेशन के लिए एंगेज किया और मैंने देखा कि कंपनी ने तो अकाउंटिंग ही गलत कर रखी है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज कर रखा है, तो क्या मैं गलत कंपाइल कर दूं। वो दिमाग भी लगाना है स्टैंडर्ड में सर। तब आप समझिए कि कंपाइलेशन में हमारी जिम्मेदारी कहाँ तक है और कहाँ नहीं। मालूम है, ऐसे स्टैंडर्ड में आपके सामने सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि अगर मैं कंपाइल करने जा रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार फाइनेंशियल कंपनी प्रिपरेशन कर ही नहीं रही है डेटा की, कैश फ्लो बनवा रही है और उसमें ऑपरेटिंग आइटम्स को इन्वेस्टिंग में दिखा रही हूँ, क्लासिफिकेशन ही गलत हो रहा है, तो भी क्या मैं बनवा दूं। ऑब्वियस सी बात है, जानते हुए कि गलत प्रेजेंटेशन है, मैं थोड़ी ना अपने आप को एसोसिएट करूंगा। तो क्या मैं इसमें मॉडिफाइड ओपिनियन दे सकता हूं, पर सर अभी तो हमने बोला ओपिनियन दे ही नहीं रहे। ओ माय गॉड, यानी कुछ समझना पड़ेगा आप। तो ये चीज है दोस्तों जिसमें थोड़ा सा आपको बत्ती जलाना पड़ेगी। प्रैक्टिशनर फर्स्ट हैज टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑन द फॉलोइंग मैटर। क्या आपका क्या बिजनेस है, क्या ऑपरेशन है और फ्रेमवर्क क्या है। अरे बिजनेस क्या पता करने का है, अपने को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पता करना है, ये समझ में आता है, ये इंडेक्स कैसे प्रिपेयर करना, तो मालूम पड़ेगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाने का है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाने का है कि नहीं। पर बिजनेस के ऑपरेशन क्यों समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो मालूम पड़ेगा कैश फ्लो में किसे ऑपरेटिंग मानोगे, किसे इन्वेस्टिंग। क्या ये इन्वेंट्री में जो चीज आ रही है वो इन्वेंट्री है या नहीं है। तो बिजनेस के ऑपरेशंस आपको बेसिक तो समझना पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रिपरेशन अफेक्ट होता है। एक सेक्शन 8 कंपनी अगर होगी, उसका नेचर ऑफ ऑपरेशन चैरिटेबल होगा, तो आपके रेवेन्यू में ग्रांट्स अलग से दिखाना पड़ेगी, नहीं होगा तो आप उसे अदर इनकम में दिखा दो। चैरिटेबल के लिए वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट है। तो ये एक एग्जाम्पल है ये समझने के लिए कि भैया बिजनेस समझना पड़ेगा, पहला। दूसरा, हमें जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंपाइल करनी है उसके लिए रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट, एक्सप्लेनेशन, सारे सिग्निफिकेंट जजमेंट मैनेजमेंट देगा। ये जो जजमेंट मैनेजमेंट ने लिए हैं, अगर ये सिग्निफिकेंट है तो हम मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे। जजमेंट किससे रिलेटेड हो सकते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में मदद करेंगे। करंट नॉन करंट क्लासिफिकेशन में हो सकता है मैनेजमेंट के जजमेंट्स इन्वॉल्व। डिफर्ड टैक्स एसेट रिकॉग्नाइज करना है या नहीं करना है, दैट्स अ मैनेजमेंट जजमेंट, कि क्या उसको लगता है कि आगे देयर इज अ रीजनेबल सर्टेनिटी कि वो टैक्सेबल प्रॉफिट जनरेट करेगा जिससे डीटीए सेट ऑफ होगा। तो ये समझने के लिए मुझे मैनेजमेंट से उसके जजमेंट पे डिस्कशन करना पड़ेगा। और फिर प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ द कंपाइलेशन एंगेजमेंट मैं रीड करूंगा किसको, द कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, and based on my understanding of the entity's business and operation and applicable financial reporting framework, I will conclude कि क्या ये compilation proper है या नहीं। तो आपका बिजनेस में क्या करने का है, तो आपको ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा, UCDR। कैसा निमोनिक बनाए हो सर, बहुत खराब। तो हमें कंपाइलेशन के लिए क्या करना है, UCDR अंडरस्टैंडिंग लेनी है, देन हमें क्या करना है, सी से कंपाइल करना है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बेस्ड ऑन अवेलेबल डेटा गिवन बाय द मैनेजमेंट, सी। इसके बाद हमें डिस्कस करना है मैनेजमेंट जजमेंट्स, और फिर रीड करना है कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो हमने प्रिपेयर करी है, हमारी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार प्रॉपर है या नहीं। चलिए, ये रंग बिरंगे ड्रोन चार्ट्स देख के
कितने यूनाइटेड तरीके से हमने सारे कलर्स को एक साथ रखा है, यूनाइटेड कलर्स। डेबिट डीआर बहुत ही फालतू, बहुत ही फर्जी, एकदम खराब। इससे खराब निमोनिक हमने कभी जीवन में नहीं देखा, इसलिए भूल नहीं पाओगे। कोई जरूरत नहीं थी, बट ठीक है, यूसीडीआर। तो यूनाइटेड कलर्स को डेबिट करते हुए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, एक्सप्लेनेशन, अदर इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट जजमेंट जो मैनेजमेंट ने हमें प्रोवाइड किए हैं फॉर कंपाइलिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अधूरे हैं, गलत है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो हम मैनेजमेंट के अटेंशन में लेके आएंगे और बोलेंगे बहुत सही करो, ये गलत दिख रहा है। और अगर मैनेजमेंट नहीं देगा या सही नहीं करेगा तो हम विड्रॉ कर देंगे और बोल देंगे कि भैया हम ऐसे फाइनेंशियल्स के साथ एसोसिएट नहीं होने वाले, तो कुछ भी नहीं बना के दे दूंगा। तो अगर ड्यूरिंग द एंगेजमेंट प्रैक्टिशनर को पता पड़ता है कि जो कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को रेफर नहीं किया जा रहा है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में अमेंडमेंट की ज़रूरत है क्योंकि वो मिसस्टेटेड है पर उसे सही नहीं किया जा रहा है, मिसलीडिंग तरीके से प्रिपेयर किया जा रहा है उसे ताकि यूज़र को इन्फॉर्मेशन गलत मिले, तो हम बोलेंगे पॉज, अमेंड करो, हो जाए अमेंड, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मैनेजमेंट डिक्लाइन कर दे अमेंड करने के लिए तो हम विड्रॉ कर देंगे एंगेजमेंट से। क्यों? हमें एसोसिएट नहीं होना है ऐसे, पर किसी कारण से अगर लीगल रिस्ट्रिक्शन और विड्रॉ नहीं कर पाए तो फिर हम हमारी एप्लीकेबल देखेंगे लीगल और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब मॉडिफाइड ओपिनियन यहाँ पे नहीं आ सकती। तो अब आप देखो, जो मैं आपको बता रहा था एक समरी, व्हाट वी हैव डन इज हमने इस तरह का एक कंपाइलेशन किया। भैया देखो आप 9th चैप्टर में 4400 4410 इन सारे स्टैंडर्ड में जो डिफरेंशिएटिंग चीज़ें होती है ना, स्टैंडर्ड किस सर्विस की बात कर रहा है, सीए को क्या रेफर किया है, ऑडिटर, प्रैक्टिशनर, क्या ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस से बन रहे हैं या नहीं, अश्योरेंस का क्या टाइप है, तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई अश्योरेंस नहीं है, ग्रीन में दिया गया है 4410, इंडिपेंडेंस मैंडेटरी नहीं है, फ्रेमवर्क, जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस जो भी, क्या मॉडिफाइड रिपोर्ट दी जा सकती है, तो देखो क्या लिखा है, या तो आप रिपोर्ट दो या विड्रॉ करो, मॉडिफाइड रिपोर्ट का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। अग्रीड अपॉन प्रोसीजर में 4400 में मॉडिफाइड रिपोर्ट आ सकती है क्या, ये फैक्चुअल फाइंडिंग्स वाला है, तो वहां पे तो आपको फाइंडिंग्स देना है, वहां मॉडिफाइड रिपोर्ट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं देना है, क्योंकि ओपिनियन ही नहीं है तो मॉडिफाइड ओपिनियन कहाँ से आएगा। चलिए, आखिरकार आप रिपोर्ट देने से पहले फाइनल एक्नॉलेजमेंट ले लीजिए, इसे क्या बोलेंगे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। किस चीज़ के ऊपर कि भैया आपने सब कुछ क्या कर दिया है, तो यू हैव बेसिकली कंपाइल्ड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज पर द एप्लीकेबल फ्रेमवर्क। तो परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। आगे, वी हैव टू कम्युनिकेट with management and TCWG any matters which are concerning the compilation arrangement which we feel are of merit to them. Engagement level quality control, तो जो भी इस असाइनमेंट का एंगेजमेंट पार्टनर है उसे जिम्मेदारी लेनी है कि कंपाइलेशन क्वालिटी वो इंश्योर करे, और फॉर्म के QCPP एप्लीकेबल है, SQC1 लगेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट करना है, आजकल डॉक्यूमेंटेशन पे सवाल पूछ लेता है इंस्टीट्यूट, क्योंकि उसको मालूम है अक्सी में आता है तो बच्चे पढ़ते नहीं। सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड हाउ दीज मैटर्स वर एड्रेस्ड, कोई पंगे अगर आपके सामने आए तो कॉपी रख लेना आपके पास कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के फाइनल वर्जन की और उसके प्रिलिमिनरी वर्जन, ट्रायल बैलेंस, समरी ऑफ पॉलिसीज, ये वो, प्लस कैसे आपकी कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स, इसका मतलब कुछ नहीं है, सोर्स और आउटपुट, ये सब आपके वर्किंग पेपर में होना चाहिए, प्लस आपने जो रिपोर्ट बनाई। चलिए अब देखते हैं कि निर्मला आंटी ने क्या रिपोर्ट बनाई। हो ये तो निर्मला आंटी लग रही है बजट लेके, ओह प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट की बात करते हैं। रिपोर्ट में क्या आएगा, तो रिपोर्ट बनेगी, हाँ बनेगी, क्या लिखेंगे उसमें, टाइटल प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट ऑन कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो भी एड्रेस ही है, स्टेटमेंट की प्रैक्टिशनर हैज कंपाइल्ड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट। तो हमें ये भी बताना पड़ेगा भैया कि हम कोई एश्योरेंस वगैरह नहीं दे रहे। तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, TCWG की जिम्मेदारी है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिजाइनिंग, इंप्लीमेंटिंग, इंटरनल कंट्रोल, टेकिंग जजमेंट्स। किस फ्रेमवर्क के अनुसार बनाया गया है, अगर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क यूज किया है तो वो भी डिफाइन करना पड़ेगा। एंड देन वी हैव टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि टाइटल ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अगर एक से ज्यादा एलिमेंट है, बैलेंस शीट, P&L, सो की जो आपने बनाए, फिर आप बता दीजिए हमारी जिम्मेदारी क्या है, सिर्फ कंपाइल करना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज पर द फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड। एक डिस्क्रिप्शन की इस SRS के अनुसार हमने हमारा ये एंगेजमेंट परफॉर्म किया है, और फिर एक्सप्लेन।
क्योंकि ये एक अश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, इसलिए प्रैक्टिशनर को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट फॉर कंपाइलेशन। सर ये आप पढ़ तो रहे हो, तो पर क्या एग्जाम में ऐसा आता है क्या कि प्रैक्टिशनर्स की रिपोर्ट ड्राफ्ट करो? ऐसा तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि 4-5 मार्क्स से ज़्यादा के क्वेश्चन नहीं आते, पर उसका कोई एक एलिमेंट आ सकता है कि भाई प्रैक्टिशनर्स की रिपोर्ट में बताइए क्या एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है विद रिस्पेक्ट टू अश्योरेंस एंगेजमेंट। कैसा आएगा क्वेश्चन कि मैनेजमेंट ने आपको कंपाइलेशन के लिए एंगेज किया है और वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप अपनी रिपोर्ट में लिखें कि हमने ये कंपाइल किया और हमारे हिसाब से ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं। तो बताइए क्या ऐसा आपको करना चाहिए? तो हम बोलेंगे हम प्रैक्टिशनर है, स्कोप ये होता है कि हमें सिर्फ कंपाइल करना होता है, और हम रिपोर्ट में इनफैक्ट स्पेसिफिकली ये चीज़ मेंशन करते हैं कि ये एक अश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, हम एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन वेरीफाई नहीं करते, इसलिए ना तो हम कोई ऑडिट ओपिनियन दे रहे हैं, ना ही कोई रिव्यू कंक्लूजन इसके ऊपर प्रेजेंट कर रहे हैं। ध्यान रखना, ऑडिट ओपिनियन होता है, रिव्यू में कंक्लूजन होता है। इफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज प्रिपेयर्ड यूजिंग अ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, तो वो फ्रेमवर्क को भी डिफाइन करना पड़ेगा। ऑलरेडी वो नोट्स में डिफाइंड होगा, तो हमें यूजर्स का अटेंशन उस पर ड्रॉ करना पड़ेगा, डेट, सिग्नेचर और प्लेस। तो नीड नॉट रिमेंबर ऑल कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट, बट इंडिविजुअल कंटेंट डेफिनेटली यू शुड रिमेंबर। और ये बातों ही बातों में आपका मस्त क्या हो गया, चैप्टर 9 कंप्लीट, 2 स्टैंडर्ड कंप्लीट, ड्रोन चार्ट्स जिंदाबाद। इससे बहुत इजीली फ्लो चार्ट मेथड से रिलेशनशिप और इंटरकनेक्टिविटी के साथ चीजें ध्यान में आ गई। अब इन दोनों स्टैंडर्ड को एक बार अपन आखिरी में वापस से रिवाइज कर लेते हैं। चलो, क्या सर्विस दे रहे हो दोस्तों? 4400 में अग्रीड अपॉन प्रोसीजर, 4410 में कंपाइलेशन। सीए को कैसे रेफर करना है? 4400 में ऑडिटर, 4410 में प्रैक्टिशनर। क्या ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेस लेके बनाए जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं। कैसा अश्योरेंस दिया जाएगा? नो अश्योरेंस। इंडिपेंडेंस मैंडेटरी है क्या? नहीं, पर अगर एंगेजमेंट में स्पेसिफाइड होना चाहिए तो फिर, अगर नहीं है आपकी तो आप रिपोर्ट में मेंशन कर दें, एसआरएस में जरूरी नहीं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होगा? जनरल पर्पस या स्पेशल पर्पस? जहां तक कंपाइलेशन की बात है दोनों हो सकता है। अग्रीड अपॉन प्रोसीजर की बात है, वहां पे तो प्रोसीजर जैसा हमने डिसाइड किया है वो है, तो फ्रेमवर्क रेलेवेंट नहीं। मॉडिफाइड रिपोर्ट दे सकते हैं क्या? अग्रीड अपॉन प्रोसीजर में आप फैक्चुअल फाइंडिंग्स दोगे, कंपाइलेशन के केस में या तो आप रिपोर्ट दोगे कि भैया हमने कंपाइल कर दिया इस पर फ्रेमवर्क, या आप विड्रॉ कर दोगे। अलाउड नहीं है तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखेंगे क्या करना है। बाकी ओपिनियन मॉडिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि हम कोई ओपिनियन दे ही नहीं रहे। रिपोर्ट के डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या रिस्ट्रिक्शन होगा? दोनों स्टैंडर्ड्स में हमें डिफाइन करना पड़ेगा किस पर्पस के लिए और किन के लिए बनाई गई है। प्रोसीजर्स हमें क्या लगाने हैं? अग्रीड अपॉन प्रोसीजर में जो अग्री किए गए, ऑडिट लाइक प्रोसीजर, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी, सब लेना पड़ सकता है। लेकिन कंपाइलेशन में हमारे प्रोसीजर्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू जो अपन ने देखा था यूसीडीआर। व्हाट इज यूसीडीआर? यूसीडीआर इज अंडरस्टैंडिंग, कंपाइलेशन, इंफॉर्मेशन को देखना, उसके बाद रीड करना, हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैनेजमेंट के जजमेंट्स का डिस्कशन करना। पर्पस लिमिटेशन रिपोर्ट में स्पेसिफाई करना पड़ेगा। हाँ, क्या सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए? तो अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स में हमें प्रोसीजर्स लगाना है, कंपाइलेशन में हमें कोई एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक करने की जवाबदारी नहीं है। किसे अपॉइंट किया जा सकता है? इट कैन बी एनी पर्टिकुलर पर्सन, इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट नहीं है तो कोई भी हो सकता है। ऑडिटर को भी कर सकते हैं, अगर उसकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई आंच नहीं आती है तो उसे भी किया जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा अगर आप कंपनी के ऑडिटर हो और आप कंपाइल भी करोगे, तो उस एंगल से आप एक्सेप्ट ना करो। एसआरएस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। ये आपका स्टैंडर्ड कंप्लीट चैप्टर 9 होगा। थैंक यू।